5 वर्ष पूर्व 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था। इसमें सुरक्षा बल के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश के साथ साथ मायूसी भी थी। इसके बाद जब भारतीय सेना ने पलटकर एयर स्ट्राइक किया और 300 आतंकी मार गिराए, तब पूरे देश को लगा कि हमने उस आतंकी हमले का बदला ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलवामा से भी बड़ा आतंकी हमला सीआरपीएफ पर बस्तर में हुआ था। बस्तर के जंगलों में 76 जवान इस आतंकी हमले में बलिदान हो गए थे। क्या आपने कभी इस आतंकी हमले के बारे में सुना है? और तो और इस हमले के बाद तत्कालीन सरकार के एक्शन के बारे में कभी आपने सुना है? आइए जानते हैं देश के भीतर सीआरपीएफ पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बारे में, जिसे कम्युनिस्ट आतंकियों ने अंजाम दिया था। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। वर्ष था 2010 और तारीख थी 6 अप्रैल की, दिन मंगलवार। सुबह सुबह पत्रकारों ने हड़बड़ी में ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू किया, जिसमें कहा गया कि माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए हैं। यह सुबह तकरीबन 7 बजे की बात थी और इसके बाद 8 बजे खबर आई कि करीबन 6 दर्जन जवान बलिदान हो गए हैं। हालांकि ये सभी खबर सूत्रों के हवाले से दिए जा रहे थे। पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। तभी अचानक 9 बजे इसकी पुष्टि हुई कि यह देश में सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला हो चुका है, जिसमें 76 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। बलिदान होने वाले जवानों में 75 जवान सीआरपीएफ के थे और 1 जवान जिला पुलिस बल का था। यह पूरी घटना वर्तमान में सुकमा जिले के ताड़मेटला में हुई थी, जो उस दौरान दंतेवाड़ा जिले में आता था। दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में हुआ यह माओवादी आतंकी हमला देश का सबसे बड़ा माओवादी हमला था। दंतेवाड़ा में हुए इस नक्सली हमले के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच चुकी थी। 76 जवानों के बलिदान होने की घटना पर यकीन कर पाना सभी के लिए मुश्किल था। देश के सभी बड़े मीडिया समूहों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में संपर्क करना शुरू किया। उस दौरान घटना की रिपोर्टिंग कर रहे कुछ पत्रकार बताते हैं कि उस समय ना ही व्हाट्सएप था और ना ही फास्ट इंटरनेट, इसीलिए पुष्ट खबर मिलने में देरी हो रही थी। पत्रकार बताते हैं कि वो जानना तो चाहते थे कि यह घटना कैसे हुई, लेकिन मन के भीतर इतनी बड़ी घटना को लेकर एक बेचैनी भरी हुई थी। हमले का पूरा घटनाक्रम कुछ यूं था कि माओवादियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान सर्च अभियान के लिए निकले थे। ये जवान सर्च अभियान पूरा कर सुबह सुबह के समय वापसी कर रहे थे। अभियान के कारण अधिकांश जवान थके हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए करीबन 500 से अधिक माओवादी आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को घेर कर उन पर हमला बोल दिया। माओवादियों ने प्रेशर बारूदी सुरंग विस्फोट कर पहले जवानों के वाहन को उड़ाया, उसके बाद घात लगाकर बैठे माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। माओवादियों के द्वारा किए गए इस हमले की भयावहता को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि इस आतंकी हमले में माओवादियों ने सुरक्षा बलों की पूरी कंपनी को उड़ा दिया था। यह सभी जवान सीआरपीएफ के 62वीं बटालियन के थे। वहीं एक अन्य जवान जिला पुलिस बल से भी था। माओवादियों के इस हमले का सुरक्षा बलों ने जवाब देने का प्रयास भी किया। इतनी बड़ी संख्या में हताहत होने के बाद भी 3 घंटे तक यह मुठभेड़ चलती रही। इस हमले के बाद माओवादियों ने सुरक्षा बलों के हथियार और अन्य सामान भी लूट लिए। घटना स्थल से घायलों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई थी। केंद्रीय गृह सचिव ने बताया था कि जब घायलों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे थे, तब माओवादी आतंकियों ने उन पर भी गोलीबारी की थी। इसके अलावा राहत कार्य में लगे एक माइन प्रोटेक्टिव वाहन को भी बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया था। उस समय पीटीआई की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार तत्कालीन गृह सचिव रहे जीके पिल्लई ने भी माना था कि इसमें कई गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ गलतियां हुई हैं और इतनी जानें नहीं जानी चाहिए थी।
इसके अलावा एक रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई थी कि तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने माओवादियों से भिड़ने के केंद्रीय सुरक्षा बलों को जंगलों में भेज तो दिया था, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण एवं सुविधाएं नहीं दी गई थी। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि जवानों के पास इस हमले के दौरान माओवादियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार भी नहीं थे। इस घटना की जांच में तरह तरह की जानकारी सामने आई, कई बातें सामने आई, कुछ बयान सामने आए, कुछ तथ्य सामने आए और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे पता चला था कि माओवादी आतंकी संगठन के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के आतंकी नेता कोसा, गणेशन्ना और रमन्ना ने मिलकर इस आतंकी हमले की योजना बनाई थी। इस घटना के बाद माओवादियों की ओर से कहा गया था कि यह सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट का सीधा परिणाम है। यह घटना कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई थी। इस इमरजेंसी बैठक में उस समय के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, एनएसए रहे उस समय शिवशंकर मेनन, आईबी के जो डायरेक्टर थे वो, और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश के बाद सीआरपीएफ के डीजी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को रायपुर भेजा गया और उन्होंने मुख्यमंत्री समेत विभिन्न प्रमुख अधिकारियों से इस घटना पर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर जैसे ही यह घटना दंतेवाड़ा में घटित हुई थी और 76 जवानों के बलिदान होने की खबर आई थी, उसके बाद जेएनयू में वाम दलों से समर्थित संस्था के द्वारा कथित तौर पर इसका जश्न मनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। देश की राजधानी में स्थित एक कथित प्रतिष्ठित संस्थान के वामपंथी छात्रों पर यह आरोप लगा कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में देश में हुए सबसे बड़े माओवादी हमले का जश्न मनाया गया। दंतेवाड़ा क्षेत्र में हमले के समय डीआईजी रहे आईपीएस कल्लूरी ने जेएनयू में हमले के बाद हुए जश्न की चर्चा करते हुए कहा था कि मुझे काफी दुख पहुंचा था जब मुझे यह पता चला कि जेएनयू में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा ताड़मेटला में 76 जवानों के बलिदान का जश्न मनाया गया। जेएनयू में 76 सीआरपीएफ जवानों की मौत का उत्सव मनाते छात्रों ने कथित रूप से इंडिया मुर्दाबाद और माओवाद जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए थे। संस्थान के अंदर इस जश्न का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जमकर विरोध किया गया था। एबीवीपी के द्वारा जब विरोध किया गया तब लेफ्ट के छात्रों ने उनके साथ मारपीट भी की थी और सिर्फ एबीवीपी ही नहीं बल्कि वाम छात्रों के समर्थन से हुए इस आयोजन का कांग्रेस के जो स्टूडेंट यूनियन है एनएसयूआई, उसने भी विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी ना ही जंगल में बैठे माओवादियों के खात्मे के लिए कोई केंद्रीय स्तर से निर्देश देते हुए व्यापक अभियान नहीं चलाया और ना ही शहरों में बैठे इनके समर्थकों और इनके द्वारा किए गए आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई की। और इसी का परिणाम यह हुआ कि साल दर साल माओवादियों ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया जिसमें सुरक्षा बल के जवान बलिदान होते गए। वहीं दूसरी ओर शहरों में बैठे ऐसे अर्बन नक्सली उनको बौद्धिक डाल आइडियोलॉजिकली शील्ड प्रदान करते गए। यह जो देश में सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला हुआ उसे कांग्रेस के राज में कभी सुरक्षा बलों के इस बलिदान का उन्हें कभी बदला नहीं लेना दिया गया और इसी कांग्रेस पार्टी ने आगे चलकर इसी जो नक्सली हैं और अर्बन नक्सली हैं उनका समर्थन करते हुए अलग अलग बयान दिए और अलग अलग तरीके से उनका साथ दिया। यह थी देश में हुए सबसे बड़े माओवादी आतंकी हमले पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी। ऐसी ही रिपोर्ट्स और ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।